हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक सेकंड लेक्चर हम ला चुके हैं। आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पहला लेक्चर कैसा लगा उस पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हम लोग सेकंड लेक्चर की ओर जाते हैं। और ये लेक्चर बहुत 10th क्लास के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में हम लोग पहला लेक्चर हो चुका था। आप लोग अगर जो भी नहीं देखे हैं, आप लोग पहला लेक्चर देखिएगा, तब सेकंड लेक्चर आइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर बोलिएगा कि विकी सर अच्छा नहीं है। तो आप पहला लेक्चर देखिए जरूर। अब आते हैं हम लोग सेकंड लेक्चर की ओर। सेकंड लेक्चर में क्या है, डिकम्पोजर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या है, अपघटक क्या है? तो अपघटक किसको बोलेंगे? जो सड़े गले चीज़ों को खाएगा, जैसे जीवाणु हो गया, जैसे कवक हो गया, तो ये सड़े गले चीज़ों को खाता है, मतलब डिकम्पोजर। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक चीज़ को खाता है। कि ऑर्गेनिक को खाएगा और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। किसको? ऑर्गेनिक को खा के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग आते हैं, ये वे जीव आते हैं जो पादप और जंतुओं के मृत शरीर, जो डेड ऑर्गेनिज्म हो जाता है, जो जीव मर जाता है, उस जीव को जाके खाता है। कौन? डिकम्पोजर। शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे हम लोग खाते हैं, तो हम लोग खाए कौन चीज़? इनऑर्गेनिक चीज़ को खाते हैं। जैसे खाए क्या, जैसे अगर मानो कार्बन लिए, तो कार्बन का हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन लिए तो हम लोग किस में फॉर्म में चेंज कर लेंगे? जैसे अमीनो एसिड में चेंज कर लिए, मतलब प्रोटीन में चेंज कर लिए। तो ये क्या किया, कॉम्प्लेक्स फूड बना लिया। लेकिन कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता कौन? ये डिकम्पोजर। और ये डिकम्पोजर का होना बहुत जरूरी है। डिकम्पोजर का होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे जीवाणु अगर नहीं रहता है, तो ये जितना भी है ऑर्गेनिज्म डेथ नहीं करता है। डेथ करता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, विघटन होने में टाइम लग जाता है, सैकड़ों वर्ष लग जाता है। तो डिकम्पोजर का इस पृथ्वी पर होना बहुत जरूरी है। तो ये वे जीव आते हैं जो पादप और जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, सरल अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक पदार्थ में तोड़कर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे जीवाणु, जैसे कवक, जैसे केचुआ। तो केचुआ हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या जीवाणु हो गया, किसका एग्जाम्पल है? ये डिकम्पोजर का, अपघटक का एग्जाम्पल है। अब आते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है? तो फूड चेन क्या है, छोटे को बड़ा और बड़े को सबसे बड़ा। अगर इस तरह का आहार जाल का एक चेन बना लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे, आहार श्रृंखला बोलेंगे। तो इनमें जीवों के बड़ा जीव, उससे भी बड़ा जीव, बड़ा जीव तथा बड़ा जीव को उससे भी बड़ा जीव खा जाते हैं। इस प्रकार छोटे से बड़े जीवों के बीच एक भोजन का क्या हो जाता है, एक श्रृंखला बन जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे एक घास है, तो घास को कोई टिड्डा खाया, टिड्डा को कौन खाएगा? कोई दूसरा जीव खाएगा, तो उससे भी बड़ा जीव जो खाएगा, इस क्रम को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस एक ही जीव का जो श्रृंखला बनाएंगे उसको आहार श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन का है। फूड चेन क्या है? तो इनमें जीवों को बड़ा जीव तथा बड़ा जीव को उससे भी बड़ा जीव खा जाता है। इस प्रकार छोटे से बड़े जीवों के बीच एक श्रृंखला बन जाता है, एक चेन बन जाता है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। तो आहार श्रृंखला क्या है? छोटे से बड़े जीव, और बड़े जीव को उससे भी बड़ा जीव अगर खा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला क्या होता है? एक पथीय होता है, यूनिडायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में हमको लगता है 8 से 10 बार आ चुका है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये कैसा डायरेक्शन है। ये एक ही डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन पे नहीं आएगा। तो पूछता आहार श्रृंखला कैसी श्रृंखला है या कैसे पथीय डायरेक्शन है? तो आहार श्रृंखला एक पथीय यूनि डायरेक्शनल दिशा में व्यवस्थित होता है, यूनि डायरेक्शन में होगा। जैसे आप आते हैं घास, तो घास को कौन खाया? ग्रासहोपर। कभी ऐसा हो सकता है कि ग्रासहोपर घास को खा ले? नहीं, मतलब एक ही डायरेक्शन पे आ सकता है। तो घास को कौन खाएगा? ग्रासहोपर को कौन खाएगा? मेढक को क्या कर रहा है? सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? गिद्ध। तो एक चेन बन रहा है। क्या चेन नहीं बन रहा है?
तो क्या हो रहा है, घास को कौन खाया, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को कौन खाया, मेढक हुआ, मेढक को कौन खाया, सांप खाया, सांप को कौन खाया, गिद्ध। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस नहीं हो सकता है, मतलब एक श्रृंखला बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, श्रृंखला बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला भी इस बार के लिए है, और इस बार आएगा ही आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला क्या है, तो इसमें जीवों को बड़ा जीव, इसमें क्या होगा, जीवों को बड़ा जीव, और बड़ा जीव को उससे भी बड़ा जीव क्या हो जाते हैं, बड़ा जीव को खा जाते हैं। इस प्रकार छोटे से बड़े जीवों के बीच में भोजन का एक श्रृंखला बन जाता है, एक चेन बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला कैसा होता है, दिशीय होता है। तो ये क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक पथीय दिशीय होता है, मतलब उसका रिवर्स डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका में कुछ एग्जाम्पल आते हैं, इस एग्जाम्पल को बार बार देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइम है और आपको ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे आप घास दिया, घास को कौन खाएगा, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, गिद्ध। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। ऐसे इकोसिस्टम को कौन सा इकोसिस्टम बोलते हैं, ग्रास इकोसिस्टम। ये ग्रास वाला इकोसिस्टम है। कौन सा पारितंत्र है, घास का पारितंत्र। दूसरा देखिए शैवाल, शैवाल है, शैवाल को छोटे जंतु है, छोटे मछली होगा, यहाँ क्या होगा, मछली। तो इसमें क्या होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ क्या होगा, शैवाल को क्या छोटे जंतु भी ले सकते हैं या मछली भी लिखिएगा, दिक्कत नहीं है, ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आप करेक्ट कीजिएगा। तो आते हैं शैवाल को छोटे जंतु, छोटे जंतु को छोटे मछली को बड़े मछली, और बड़े मछली को उससे भी बड़े मछली खा जाते हैं। तो ये कहाँ पर बन रहा है, पानी में। तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र। घास को खरगोश खाया, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को भेड़िया, भेड़िया को कौन खाया, घास। एक क्या हो गया, चेन बना। ऐसे चेन को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। ऐसे डायरेक्शन बन रहा है। कौन सा बोलिए, क्या होगा इसका, फूड चेन की फूड वे, फूड चेन। तो फूड चेन का एक श्रृंखला बन रहा है। घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो एक जो चेन बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला या आहार चेन कहेंगे। फूड वेब के बारे में जानते हैं। आहार जाल किसे कहते हैं, आहार जाल। आहार जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, उत्पादक से उत्पादक जैसे पेड़, प्लांट हो गया, ये सब उत्पादक होगा। तो उत्पादक को क्या करेंगे, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता तथा अपमार्जक तक खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरण में आहार श्रृंखला, फूड चेन एक दूसरे से उलझकर एक जाल जैसा बना लेगा, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आहार जाल। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता तथा अपमार्जक तक खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में आहार श्रृंखला, फूड चेन एक दूसरे से उलझकर क्या हो जाएगा, बोलिए, जाल बना लेगा। एक वेब मतलब जाल बना लेगा, जिसको क्या बोलेंगे, आहार जाल बनेगा। और आहार जाल देखो प्यारे बच्चों, आहार जाल होता है ना, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन है। आप मानिए कि घर में दाल बनाएं, लेकिन हर दिन अगर दाल, तो आपका एक लिमिटेड और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो स्टेबल नहीं है ना। कभी दाल अगर नहीं हो, सुखाड़ पड़ जाए, दालें नहीं बनना, मतलब ये प्लांट ही नहीं आया दाल का, तो आप किस पे डिपेंड, दूसरे जीवों पर, दूसरे मतलब चीज़ पे डिपेंड रहिएगा ना। जैसे आप क्या कीजिए, नॉनवेज भी खा सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर चेन रहते, एक ही पर निर्भर रहते, तो कम स्टेबल आप रहते। तो कम स्टेबल कौन है, कम अस्थाई कौन है, तो बोलिए कौन, फूड चेन। लेकिन फूड वेब क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो फूड वेब होना ज़्यादा जरूरी है। फूड चेन कनेक्ट कर रहा है, लेकिन फूड वेब ज़्यादा स्टेबल है। फूड चेन क्या है, कम स्टेबल है। किसकी तुलना में, फूड वेब की तुलना में, आहार जाल की तुलना में। जैसे एक आहार जाल का हम लोग देख लेते हैं। उत्पादक, जैसे उत्पादक पेड़, प्लांट उत्पादक हो गया, उत्पादक। अब इसको कौन खाया है, उत्पादक को खाएगा। जैसे पेड़ प्लांट को कौन खाया, हिरन खा सकता है, खरगोश खा सकता है, चूहा खा सकता है। तो ऑप्शन हो गया ना, बकरी खा सकता है। और हिरन को कौन, सियार, सियार को सिंह। खरगोश, कभी सियार माना हिरन नहीं मिला तो खरगोश खा लिया। कभी चूहा, चूहा को कौन खाएगा, चूहा को सर्प खाएगा, सर्प को चील खाएगा। तो एक जैसा उलझकर जाल जैसा बना लेगा, जिसको क्या बोलेंगे, आहार जाल। आहार जाल क्या है, जब फूड चेन आपस में उलझकर जाल जैसा नुमा रचना बना ले, इसको क्या बोलेंगे, आहार जाल। क्या बोलेंगे, आहार जाल। अब आते हैं एनर्जी फ्लो। क्या है, एनर्जी फ्लो
ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव, एक लिंडमैन नामक वैज्ञानिक आया और उन्होंने एक ऊर्जा का प्रभाव का नियम दिया, जिसको 10% का नियम है। कौन सा नियम? 10% नियम दिया। बोला कि जितना भी एनर्जी आता है उसका हम लोग 10% एनर्जी सेव रहेगा और 90% क्या होगा, उसके ताप के रूप में या कोई ह्रास के रूप में क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये लिंडमैन क्या किया, ऊर्जा का प्रभाव का एक नियम दिया, जिसमें से कौन सा नियम दिया, 10%। ये भी आई है। तो इसको हम लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सा नियम? लिंडमैन का एनर्जी फ्लो का नियम। तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए ऊर्जा का प्रभाव आवश्यक है। क्या होना चाहिए? ऊर्जा का प्रभाव है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, आप लोग बताइए। अल्टीमेट सोर्स मतलब ये जो अल्टीमेट सोर्स का एनर्जी कौन है? सन है। सन मतलब सूर्य है। सूर्य से कौन एनर्जी लेता है, आप लोग बताइए। सूर्य से कौन एनर्जी लेगा? तो प्लांट लेता है। किसके रूप में लेता है? फोटोसिंथेसिस के रूप में। क्लोरोफिल क्या, फोटोसिंथेसिस क्या, प्रकाश संश्लेषण क्या, प्रकाश संश्लेषण को उस एनर्जी, केमिकल एनर्जी के रूप में क्या करता है, चेंज करता है। किस ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करेगा? ऊर्जा के रूप में फॉलो किया कि नहीं, किस में? केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्म में चेंज कर देता है। उसको फिर कौन लेगा? जैसे बकरी खाया, बकरी को कौन खाया? तो ये ऊर्जा का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। तो ये है ऊर्जा प्रभाव। तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए ऊर्जा का प्रभाव आवश्यक है। हम जानते हैं कि समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा क्या है? सूर्य से ही प्राप्त होता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज सन। क्या है? सन। सभी सौकोशी, जितने भी सौकोशी होते हैं, प्लांट होते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित कर देता है, स्टोर कर लेता है। इस ऊर्जा का क्या होता है? कुछ सौकोशी द्वारा, इस ऊर्जा का क्या होता है? कुछ सौकोशी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा शेष भाग परपोषी जीवों में स्थानांतरण किया जाता है। और परपोषी में स्थानांतरण कितना होगा? 10%। कितना परसेंट? 10%। इस प्रकार अंत में ताप ऊर्जा के रूप में कुछ क्या हो जाता है? कितना परसेंट? तो 90% बेकार हो जाएगा। 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ऊर्जा प्रभाव के लिंडमैन, ये भी आई है। ये क्या है? भी आई है। मतलब इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम के दिन, क्योंकि ये आएगा ही। तो 10% नियम क्या होगा? इस नियम के ऊर्जा पिछले पोषक स्तर से अगले पोषक, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाएगा। तो इसमें कितने परसेंट ऊर्जा का प्रभाव होगा? 10%। और 90% ऊर्जा का क्या होगा? बेकार हो जाएगा। कितना परसेंट? अगर 100 रुपया है तो 90 रुपया क्या होगा? बेकार होगा। 10 रुपया ही सेव रहता है। किसमें? तो हम लोग परसेंट के रूप में आते हैं। जैसे ये सूर्य से ऊर्जा लिया प्लांट, कितना कौन लिया? प्लांट लिया। प्लांट को कौन लेगा? शाकाहारी को जंतु लेगा। अरे शाकाहारी, ये प्लांट है, प्लांट मतलब सौपोषी है। और सौपोषी से ऊर्जा किसके पास जा रहा है? हर्बीवोरस के पास जा रहा है, शाकाहारी के पास जा रहा है। शाकाहारी से कौन खाएगा? मांसाहारी को खाएगा। अरे सौपोषी है, बकरी खाए, बकरी को कौन खाएगा? बकरी को कौन? शेर खाया, शेर को कौन खाया? माने शेर खाया। तो ये ऊर्जा का प्रभाव जाएगा कि नहीं? उसका एनर्जी जाएगा कि नहीं? तो इसमें प्लांट को जब भी खाएगा कौन? हर्बीवोरस, शाकाहारी, तो इसमें 10% ऊर्जा जाएगा। कितना परसेंट? 10%। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी, उसमें से कितना परसेंट जाएगा? 10% जाएगा। और मांसाहारी को कौन खाएगा? कार्निवोरस, उसमें से कितना परसेंट ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? तो 10%। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 10,000 किलो केल्विन ऊर्जा किसके पास है? इस सौपोषी प्लांट के पास है। कितना? 10,000। तो 10,000 का कितना? 10% कितना होता है? कितना होता है? आप लोग मैथ भी पढ़िए। कितना? तो 1000 जाएगा। एगो जीरो खत्म हो जाएगा। 10% निकालेंगे, 100 बटे समथिंग करेंगे। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? आप लोग थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। 10,000 का 10% हटाएंगे तो उसके बदले में क्या लगता है? 100 लगता है। क्या लगता है? 100 लगता है। क्या लगेगा? 100। इसमें से क्या होगा? देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो। तो 10,000 का कितना केल्विन एनर्जी जाएगा? शाकाहारी बकरी के पास, अगर बकरी घास को खाता है तो उसके पास एनर्जी कितना जाएगा? तो कितना परसेंट जाएगा? बोलिए। 1000 किलो केल्विन जाएगा। 1000 जाएगा। और इस बकरी को कोई माना शेर खाया, इसका एनर्जी कितना शेर के पास जाएगा? 100 किलो केल्विन जाएगा। इसका अगर मांसाहारी कोई शेर खाता है तो उसके पास एनर्जी कितना होगा? 10% जाएगा। 90% ऊर्जा क्या होगा? 90% ऊर्जा बेकार हो जाता है। कितना परसेंट? 90% ऊर्जा क्या होगा? बेकार हो जाएगा। कितना परसेंट? 90% ऊर्जा बेकार हो जाता है। इसको बोलते हैं लिंडमैन के, बोलिए, इक्वेशन बोलेंगे। लिंडमैन में क्या होगा? 10,000 का कितना परसेंट? 1000 का कितना? तो दूसरे पोषक स्तर में जाएगा। 10% ही ऊर्जा जाता है। 90% ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास हो जाएगा।
कितना परसेंट? 90% ऊर्जा ह्रास हो जाएगा। अब आते इकोलॉजिकल पिरामिड, और ये तो हमको लगता है ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही, लिख लीजिए कहीं भी आएगा ही, तो इसलिए इसको बार बार पढ़िएगा। इस चैप्टर यहाँ से आता है और ये फ्यूचर में भी आएगा ये चैप्टर, तो हमेशा के लिए इसको अच्छा से पढ़िए ताकि आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर को कमांड कीजिए। ये क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? पिरामिड जानते हैं ना? पिरामिड, पिरामिड क्या होता है? इस टाइप के एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इजिप्ट का पिरामिड आप सुने होंगे, मिस्र का पिरामिड, ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। पिरामिड क्या है? एक पारितंत्र है, मतलब एक इकोलॉजी में विभिन्न जीवों को उनकी संख्या, उसके किसके आधार पर? संख्या, जीवधारी तथा भार तथा संचित ऊर्जा का आरेखीय ग्राफ के रूप में प्रदर्शित चित्रों को ही क्या बोलते हैं? बोलिए इकोलॉजिकल पिरामिड। तो किसी भी संख्या को, भार को मतलब वेट को या ऊर्जा को, उसको चित्र में ग्राफ के द्वारा, पिरामिड के द्वारा अगर आप लोग आरेखित करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। किसने? लेकिन 10% किसने दिया? लिनमैन। इसी तरह की बोलिए चार्ल्स एल्टन क्या करता? बोलिए क्या दिया था? इकोलॉजिकल पिरामिड दिए थे। क्या दिए थे? इकोलॉजिकल पिरामिड दिए थे। अब आता है टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ये मुख्यतः 2-3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड? पिरामिड ऑफ नंबर, जीव संख्या की पिरामिड। दूसरा क्या होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास की पिरामिड या जैव भार जिसको मास में। और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, बोलिए ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड कितने टाइप के हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। क्या है? नंबर, नंबर काउंट करेंगे। दूसरा क्या? वजन देखेंगे, भार देखेंगे, बायोमास देखेंगे उसका। और थर्ड क्या है? ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी देखेंगे कितना परसेंट। जैसे लिनमैन का एनर्जी देखे ना, कि तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो ऊर्जा का हमेशा लॉस होते जाएगा, तो कम होते जाएगा ना। तो हम लोग तीनों पिरामिड को जाएंगे। नंबर का पिरामिड, दूसरा क्या? संख्या का मतलब संख्या का पिरामिड, दूसरा क्या देखेंगे? जैव भार, बायोमास का पिरामिड, और तीसरा देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए अच्छा से। और अगर आप लोग को ये लगे तो वीडियो को पॉज भी कीजिएगा, पॉज करके तब इसको नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद तब मेरा वीडियो फिर आगे फॉरवर्ड कीजिए। तब आपको लेकिन कॉपी और कलम लेके बैठना है, ये नहीं कि खाली देख लेना। कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको एक नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आएगा और अच्छा से एकदम बनाइए। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ कुछ, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए आप लोग अच्छा से। पहला आप लोग इसको उतारिए। क्या है? पिरामिड ऑफ, पहला हेडिंग दीजिएगा पिरामिड ऑफ नंबर। क्या? पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। क्या? जीवों की, किसकी? जीवों की, जीवों की संख्या, किसका? संख्या, संख्या को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। उसको क्या बोलेंगे? बोलिए नंबर का पिरामिड कहेंगे, प्रदर्शित करते हैं। ये स्थलीय पिरामिड, कौन सा पिरामिड? स्थलीय और जलीय पारितंत्र की जो पिरामिड होते हैं, किसकी पिरामिड? जलीय पारितंत्र की पिरामिड होते हैं पर बनता है। और ये हमेशा क्या होगा? सीधा बनता। क्या बनता है? ये जलीय और स्थलीय वाला कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कौन सा? नंबर का पिरामिड। जैसे उत्पादक, ज्यादा घास बहुत अमाउंट में, उससे कम कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा से 2-4 को मेढक होगा, मेढक से भी क्या होगा? माने कोई एक तालाब में देख रहे हैं तो उससे क्या होगा? तृतीय उपभोक्ता। सांप से क्या होगा? बाज। तो ये बहुत सा क्या होगा? सीधा होगा। ये कैसा पिरामिड होगा? सीधा पिरामिड। ऐसे पिरामिड को क्या बोलेंगे? सीधा पिरामिड, सीधा इरेक्ट पिरामिड। कैसा पिरामिड? इरेक्ट पिरामिड। दूसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। कौन सा पिरामिड? पिरामिड ऑफ बायोमास। जीव का पिरामिड, जीव भार पर बनते हैं। भार मतलब वजन। किसी भी जीव को अगर वो वजन नापेंगे तो भार क्या बनता है? भार पर बनता है। इस पिरामिड द्वारा आधार से शीर्ष की ओर, आधार से, इसको आधार बोलते हैं, आधार से किसकी ओर? शीर्ष की ओर
प्रत्येक रीति से जीव भार की कणविक ह्रास को दर्शाता है। ये बायोमास के जंगलों के मामले में सीधा तथा जलीय मामले में क्या होता है, उल्टा होता है। ये कौन सा जंगल, घास, खरगोश, लोमड़ी से, तो जंगल का पिरामिड तो घास बहुत ज्यादा अमाउंट में, उससे कम क्या होगा, खरगोश से लोमड़ी, लोमड़ी से ये 2-4 कोई ना शेर होगा। तो ऐसे पिरामिड जो बनेगा, ऐसे पिरामिड को क्या बोलेंगे, सीधा इरेक्ट पिरामिड। और ऐसे जो पिरामिड बनेगा, ऐसे पिरामिड को क्या बोलेंगे, उल्टा पिरामिड। तो ये जो जंगलों के मामले में जो होता है अपराइट इरेक्ट होता है, सीधा पिरामिड होता है, जबकि जलीय मामले में क्या होता है, ये उल्टा। जैसे फाइटोप्लैंक्टन कम होता है, उससे ज्यादा कौन होता है, जूप्लैंक्टन, उससे ज्यादा छोटा मछली से ज्यादा बड़ी मछली। तो ये ऐसे पिरामिड अगर बनेगा, ऐसे पिरामिड को बोलते हैं उल्टा पिरामिड। कैसे, तो किस मामले में, तो जंगलों के मामले में सीधा पिरामिड बायोमास का बनता है, लेकिन बायोमास मतलब भार वाला बनता है, लेकिन जलीय मामले में क्या बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। कैसा पिरामिड बनते हैं, उल्टे पिरामिड बनते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें पिरामिड विभिन्न पोषक रीतियों में ऊर्जा की ओर दर्शाता है। किसको दिखाता है, ऊर्जा कितना है, तो ऊर्जा को दर्शाएगा। जैसे T1 मतलब ट्रॉफिक 1 है, 2, 3, 4 है, ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4। तो इसमें उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उसको ऐसे खाने का क्रम दिखा रहा है। कैसे कैसे, तो उत्पादक से अगर जब भी प्रथम उपभोक्ता में जाएगा, कितना परसेंट जाएगा, 10% जाएगा। अगर 10,000 है, जैसे यहाँ पर 10,000 है, तो 10,000 का कितना गया, 1,000 का 10% कितना, 100 का 10% कितना, 10। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है ना ऊर्जा। तो ऐसे हमेशा कैसा होगा, तो पूछता है किसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो नंबर का पिरामिड मतलब एनर्जी का पिरामिड क्या होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, मतलब बोलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यह पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा। पूछेगा कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो क्या बोलिएगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। और इसमें कितना परसेंट ऊर्जा लॉस हो जाता है, लिनमेट के अनुसार 90%। कितना परसेंट रहता है, स्थानांतरण होगा एक से दूसरे पोषक स्तर पर, तो मात्र 10%। कितना परसेंट, 10%। ये भी आइए एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं जैव आवर्धन। क्या, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है, जैव आवर्धन क्या, बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको सड़ने गलने में लाखों साल लग जाए, करोड़ों साल लग जाए, तो इसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। उच्च स्तर खाद्य स्तरों पर, उच्चतर क्या होगा, उच्चतर खाद्य स्तरों में सांद्रित कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे ट्रॉप कंज्यूमर जीव में विषैला पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन। क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन कैसे, एक एग्जांपल आते हैं, जैसे डीडीटी, हम लोग छिड़काव करते हैं डीडीटी का, किसमें, खेतों में। डीडीटी कहाँ गया, जल में आ गया, जल को छोटे छोटे जीव खाएंगे, तो छोटे छोटे जीव में डीडीटी की मात्रा कम गया। छोटे जीव को क्या खाएगा, उससे भी बड़ा जीव खाएगा कि नहीं, बड़ा जीव को उससे भी बड़ा जीव खाएगा, और ऐसे करके धीरे धीरे छोटा जीव बहुत डीडीटी को खाए। और डीडीटी ना फैट के साथ ये घुलनशील होता है, लेकिन क्या होगा, फैट के साथ, और ये स्टोर हो जाता है, किसके साथ, फैट में। और फैट में स्टोर होकर क्या हो जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आवर्धन बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन। तो डीडीटी जल में अघुलनशील, लेकिन वर्षा जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जिस कारण वर्षा के साथ संचित हो जाता है। शाकाहारी जंतु डीडीटी युक्त वनस्पति को खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी, जैसे मतलब टॉप कंज्यूमर में डीडीटी क्या होगा, सांद्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाते हैं, सांद्रता बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट प्रबंधन। हम लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ भी चुके हैं 3R कॉन्सेप्ट, RRR। क्या है, RRR कॉन्सेप्ट। एक R का मतलब होता है रिड्यूस, एक R का मतलब होता है रिसाइकिल, और एक R का मतलब होता है रीयूज। पूछता है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में आप चर्चा कीजिएगा। लेकिन आज हम लोग आते हैं जो वेस्ट मटेरियल बना, ये आज इस बार का थीम भी है RRR मतलब 3R। एक R का मतलब रिड्यूस, एक R का मतलब रिसाइकिल, और एक R का मतलब क्या होते हैं, रीयूज। तो इस 3R कॉन्सेप्ट इस बार का थीम भी है। स्वच्छ भारत अभियान के कौन सा थीम है, 3R। कौन सा थीम है, 3R। वेस्ट मटेरियल के बारे में जानते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो अनुप्रयोग जो बेकार हो गया या फेंक दिए गए पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। फेंक दिए गए पदार्थ को क्या बोलेंगे, अपशिष्ट, बेकार पदार्थ या कचरा बोल देते हैं।
तो अपशिष्ट पदार्थ क्या, अनुप्रयोग या फेंक दिए गए पदार्थों को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ दो तरह, कितने प्रकार के होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल क्या होगा कि ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैसे कागज, ये जल्दी सर्कल जाता है, लेकिन अगर बोलेंगे कि कांच, इसको लाखों साल लग जाएगा, तो लाखों साल लग जाएगा तो उसको जैव अनिम्नीकरणीय हो गया। लेकिन कांच क्या हो गया, कांच फल कैसा हो गया, जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल। तो वे जो जल्दी जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सरल रूप में विघटित हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। जैसे फल, सब्जी, कागज, मलमूत्र इत्यादि, इसमें किस में आ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। पूछता है एग्जाम में कि बायोडिग्रेडेबल और अनबायोडिग्रेडेबल में अंतर स्पष्ट करें, या ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल है, तो आप लोग टिक आउट कीजिएगा, इसी में आ जाएगा। फल, सब्जी, कागज, मलमूत्र इत्यादि किसके क्या आ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। जबकि क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा, वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपघटित होकर क्या होगा, अपघटित सर गलकर होकर क्या उपयोगी पदार्थ के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपघटित होने पर लाखों साल क्या हो जाते हैं, इसको अपघटित होने में कितने साल लग जाते हैं, लाखों, और जल्दी अपघटित भी नहीं होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे इसका एग्जांपल, ये इसको सड़ने गलने में लाखों साल लग जाएगा, धीरे धीरे अपघटित होता है। ये कैसे होते हैं, बहुत धीरे धीरे अपघटित होते हैं। जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, कांच, एल्युमिनियम, हैवी मेटल इत्यादि। तो इसको एक बार अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि ये बार बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव का प्रिपेयर ज़्यादा होइए, इसके लिए आप लोगों के लिए ये भी लाए हैं, इसको बार बार देखिएगा। और ये शॉर्ट टाइप का आपका हो गया। अब आते हैं एक ओजोन के बारे में, और बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ओजोन। ओजोन क्या है, तो ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, कितने, लेकिन नेसेंट परमाणु, मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु का से जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, ओजोन। क्या बोलेंगे, ओजोन का एक स्तर वायुमंडल में कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर से, हमारे यहाँ से पृथ्वी से कहाँ तक, 15 किलोमीटर से। लेकिन देखिए ट्रॉपिक, देखिए इक्वेटर में अलग होगा, लेकिन हम लोग फिर भी एक आइडिया मान लेते हैं 15 से कितना, 50 के बीच में पाया जाता है। बोलते ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन, कितने परमाणु से बना होता है, 3 परमाणु का एक स्तर वायुमंडल से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे या यूवी रे का अवशोषित कर लेता है, क्या कर देता, यह आने से रोकता है पृथ्वी तक। ये ओजोन क्या करता है, ये जो ओजोन है यहाँ से कहाँ तक, 15 से 50 के बीच में, किसका ये बना होता है, ये ऑक्सीजन का बनाता है। कितने ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन से बने, और ये एक छतरी की तरह काम करते हैं। और ये जो अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है हानिकारक वाला, और हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे को आने से क्या कर देते हैं, पृथ्वी में आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन। जो मनुष्य में मोतियाबिंद जैसे त्वचा कैंसर, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन से क्या होते हैं, होने से रोकता है। कौन, ये ओजोन। ओजोन अब तो ओजोन क्या, ऑक्सीजन में क्या होगा, एक ऑक्सीजन टूटता है, ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, कभी कभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन में बनते हैं और बिगड़ते हैं। वहाँ ओजोन मस्तर बनेगा फिर बिगड़ेगा, बनेगा, लेकिन कभी अभी क्या पता ज़्यादा बिगड़ने लगा। ऑक्सीजन ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, सहयोग करेगा और क्या बना लेगा, ओजोन बना लेगा। क्या बना लेते हैं, ओजोन। क्या बनाते हैं, ओजोन। अब आते हैं इसका दुश्मन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, तो ओजोन को क्या करता है, डिप्लेट करता है, उसको पतला करता है या होल कर देगा। इसका नाम है CFC का फुल फॉर्म क्या, क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्या है, यह ओजोन से अभिक्रिया कर, ये ओजोन से क्या करेगा, अभिक्रिया, ये कहाँ पर है, 15 से 50 किलोमीटर के बीच में उससे अभिक्रिया करेगा, और आणविक ऑक्सीजन तथा परमाणुविक ऑक्सीजन में विभक्त करके ओजोन स्तर को क्या कर देते हैं, अवक्षय कर देते हैं। क्या करते हैं, डिप्लेट कर देते हैं, मतलब पतला कर देते हैं। क्या क्या, मोटा शीट है उसको क्या कर देगा, धीरे धीरे डिप्लेट करके पतला कर देगा। कौन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन कर देगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्यूरन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन्स। पूछते हैं किसे फ्यूरॉन्स कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, जैसे CF2, Cl2, CF, Cl3 etc। CFC का निर्माण रेफ्रिजरेटर, ये जो CFC बनता है कैसे बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता कैसे, इसका कारण हम ही लोग हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, हम ही हैं, मतलब हम नहीं आप भी हैं, समझे कि नहीं।
तो हम ही लोग हैं किसका, सीएफसी का। सीएफसी जैसे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, शीतलक एसी में, जेट इंजनों में, अग्निशामक तथा कंप्यूटर के जो पार्ट सफाई करते हैं उस पार्ट में, इससे क्या बनता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन स्तर को क्या करता है, डिप्लीट करता है, पतला करता है। ओजोन क्या करते हैं, जो सूर्य से निकलने वाले कौन सा अल्ट्रावायलेट रे से, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे को उसको रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक पृथ्वी का छतरी की तरह काम करते हैं, किसका, ओजोन। ओजोन को अगर मापना है, उसका कितना मोटा शीट है, पतला, कितना पतला हुआ है, तो इसको मापेंगे, किसको, ओजोन को। ओजोन को मापना है तो मापेंगे किससे, डॉप्सन यूनिट से, डीयू से। किससे, डीयू फुल फॉर्म होता है डॉप्सन यूनिट। तो ओजोन का स्तर किससे मापा जाता है, डॉप्सन यूनिट। सीएफसी और चीज से बनता है, जैसे सैंड में झागदार क्रीम, सेविंग क्रीम, कीटनाशक इत्यादि में। और ये झागदार जो क्रीम होगा उसको बोलते हैं एरोसोल, क्या बोलेंगे, और ये एरोसोल बहुत खतरनाक होता है। इसी से क्या बनता है, बहुत स्पीड पे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लोरोफ्लोरो। तो इसको बार बार पढ़िएगा, ओजोन के बारे में। किसके बारे में, ओजोन। ओजोन क्या है, तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, पूछता है ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु से मिलकर क्या बनता है, ओजोन बनता है। ये कितना से कितना किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर के बीच में। इससे कौन सी हानिकारक रे को रोकता है, तो अल्ट्रावायलेट यूवी रे को रोकता है। इससे क्या क्या बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, मोतियाबिंद, कैंसर, म्यूटेशन इत्यादि से। किससे, मोतियाबिंद इत्यादि से। अब बताए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन स्तर को क्या कर देते हैं, तोड़ते हैं और ऑक्सीजन और नेशनल ऑक्सीजन में बदल देते हैं। और धीरे धीरे ये डिप्लीट करते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग कम से कम क्या करें, सेविंग क्रीम यूज करें, कम से कम हम लोग क्या करें, रेफ्रिजरेटर यूज करें, ताकि वातावरण क्या रहे, हमारा संतुलित रहे। और वहाँ से कौन सा रहने आ जाएंगे, कौन सा रहने आएगा, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे आ जाएगा, ताकि हमारा डिप्लेशन लेयर किसका, ओजोन का बना रहे। अब आती है ये अंतिम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बाद हम लोग आज ये लेक्चर समाप्त करते हैं। लेकिन इसको पहले समझिए, ये अर्थ है। अर्थ के पहला जो श्रेय होगा, ये कौन सा स्फीयर, बोलिए, ट्रोफोस्फीयर। कौन सा स्फीयर, ट्रोफोस्फीयर। ट्रोफोस्फीयर क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, यहीं पर बारिश होगा, कुहासा अभी आएगा, ठंडा का मौसम, कुहासा आता है, तो कहाँ सा, कौन सा मंडल में हो रहा है, तो बोलिए ट्रोफोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में। संवहन मंडल बोलिए या क्षोभ मंडल, या कुहासा, मौसमी घटना जो भी होगा, बारिश, ठंडर गिरना, बिजली चमकना, बारिश होना, कहाँ पर होगा, ट्रोफोस्फीयर। ट्रोफोस्फीयर के बाद कौन सा स्फीयर आता है, समताप मंडल। समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ओजोन कौन स्तर में या कौन सा मंडल में पाया जाता है, तो कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। कहाँ, कौन सा स्तर में पाया जाता है, ट्रोफोस्फीयर। कहाँ मिलेगा, यहाँ से कहाँ तक, कितना के बीच में, 15 से 50 किलोमीटर के बीच में। और ट्रोफोस्फीयर में, समताप मंडल में ही ये क्या, जेट में, जिसमें वायु जहाज चलते हैं। कौन सा, किसमें चलते हैं, क्षोभ मंडल में नहीं चलते हैं। कौन सा मंडल में वायु जहाज चलते हैं, ट्रोफोस्फीयर में। किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। ट्रोफोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मीजोस्फीयर मध्य मंडल बोलते हैं। मध्य मंडल से ऊपर वाला को आयनोस्फीयर, जो टेलीविजन वाले जितना भी तरंग का जो घटना होगा, इन्फॉर्मेशन जाता है, कौन सा मंडल में, आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का क्या होगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्या, किसका प्रभाव, ग्रेविटी का प्रभाव। कौन सा मंडल में गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, एक्सोस्फीयर में। कौन सा मंडल में बारिश का घटना होगा, ट्रोपोस्फीयर में। कौन सा मंडल में, ओजोन पाया जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। कौन सा मंडल में, समताप मंडल में। 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरे। 1980 के बाद क्या हुआ कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बहुत अनमोल यूज हो रहा है, हम लोग सुविधा भोगी भी हो चुके हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ओजोन का स्तर क्या करते हैं, डाउन करते हैं, और डाउन हो जाएगा, ओजोन का स्तर डाउन हो जाएगा। 1980 के बाद ज़्यादा डाउन होने लगा, गिरावट आएगी है। और अंटार्कटिक में ओजोन में इतनी कमी आई कि वहाँ पर क्या हो गया, छेदिया हो गया। क्या हो गया, एकदम इतना हो गया कि एकदम, जैसे अगर ये सीट हो गया, तो क्या हो गया, सीट हो गया, ये सीट है। कौन सा सीट, ये सीट है। अब ये धीरे धीरे डाउन और पतला होते गया। क्या हो गया, पतला होते गया, इतना पतला हो गया कि ये पतला बन गया, ये पतला सीट बन गया।
अब ये धीरे धीरे इतना हो गया कि पूरा का पूरा क्या हो गया, छेदे हो गया, और छेदे हो गया इसी को बोलते हैं ओजोन होल। क्या बोलेंगे, ओजोन होल। और ये 1980 के बाद क्या हुआ, ओजोन का होल भी हो गया है। अब आते हैं 1987 में क्या हुआ, UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या बनाया, CFC के उत्पादन को कम करने के लिए क्या किया, एक प्रोग्राम चाहिए, मतलब CFC कम होनी चाहिए तथा ओजोन का अवक्षेप पर रोक लगनी चाहिए। आज इसी के साथ क्या होता है, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 2 लेक्चर है, पहला लेक्चर जो भी नहीं देखे उसको देखिएगा, और ड्रीम गुरु जो हम लोग का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर आप जरूर से जरूर क्या कीजिए, अगर अच्छे लगे तो बेल आइकन को क्या कीजिए, दबाइए। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और आप लोगों को आई होप अच्छा ही लगा होगा, और नेक्स्ट चैप्टर बेहतरीन कोई चैप्टर लाएंगे आप लोग का जो डिमांड रहेगा, जिसका ज़्यादा डिमांड रहेगा उसी के हिसाब से वो चैप्टर लाएंगे। लेकिन पहले इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा, और अच्छा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।